नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज ज्यादा लंबी चर्चा आपके साथ नहीं करूंगा। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके बारे में लगातार आप लोग भी सुन रहे होंगे। तो इन्हीं 3 मुद्दे हैं जो मेरे मुद्दे हैं आज, जिनके बारे में आपसे मैं बातचीत करना चाहता हूं। पहला तो है अपराध, दूसरा है बेरोजगारी और तीसरा मुद्दा है किसानों का। तीनों स्थानीय समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं और कई लोगों का मुझे इसके लिए फोन आ चुका है, इनपुट आया है। तो मैंने सोचा आपके बीच में भी, फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, फिर आपके बीच में मैं कुछ सोचा कि आपसे भी ये बातें शेयर करूं, आपके संज्ञान में भी बातें जाएं, ताकि आप भी इस बातों को आगे लोगों को बताएं, समझें, जानें और इसके ऊपर चर्चा करें, क्योंकि ये जरूरी मुद्दे हैं और स्थानीय मुद्दे हैं। स्थानीय लोग इससे इफेक्टेड हैं, तो इसलिए आपसे मैंने सोचा कि इन 3 मुद्दों के ऊपर बात करूं। तो सबसे पहले हम अपराध के ऊपर आपसे कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। आप लोगों ने जो सिंधवारी नरसंहार को लेकर जिस जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने जो सांकेतिक उपवास में मेरा समर्थन दिया, आप लोगों का जिस तरह से कॉल, मैसेज और फोटोग्राफ्स मेरे पास आए, जिस तरह से आप लोगों का प्यार मुझे मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मगर ये समर्थन हमारा जिस चीज के लिए था वो अभी पूर्ण रूप से वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। हाँ, उसमें हम लोगों ने जो दबाव बनाया सरकार के ऊपर, आप सभी लोगों ने जो दबाव बनाया, आप सभी लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान मैं कहूंगा। इसमें सरकार ने थोड़ी कार्रवाई की है, अपराधी उसमें गिरफ्तार कर लिए गए। एक अपराधी के ऊपर अभी वारंट इशू हुआ है, शायद कुर्की होगी, और हथियार भी एक बरामद हो चुका है, 3 कारतूस भी बरामद हुए हैं। मगर अभी तक पुलिस ने ये क्लियर नहीं किया है कि इन लोगों को पोषित जो लोग थे, जिन लोगों ने इनको संरक्षण दिया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। अभी तक जो स्थानीय विधायक हैं उनके सीडीआर की कोई जांच नहीं हुई है, कोई उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमेशा से कह रहा हूं, सीडीआर जांच होना बहुत जरूरी है। कॉल डिटेल्स निकलेंगे तब बिल्कुल सारा कच्चा चिट्ठा सामने निकल कर आ जाएगा। इसके ऊपर हम जब लगातार अपनी आवाज उठा रहे थे तो कई लोगों ने इसे कहा कि भाई एक जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, एक जातीय पॉलिटिक्स की तरफ हम अपनी बातों को मोड़ रहे हैं, एक हम स्थान बनाने के लिए जातीय पॉलिटिक्स में ये कर रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों को, युवाओं को। तो मेरा एक आपसे छोटा सा सवाल है उन लोगों से। कल पटना के ग्रामीण क्षेत्र में और पटना शहर में दिन भर में 3 बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई हैं। दुल्हिन बाजार में कल सुबह एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया और एक व्यक्ति घायल है। कल रात में फिर उसके बाद भी, सुबह घटना होने के बाद भी रात में फिर से एक घटना हुई, अलग घटना थी, अलग अलग जाति के लोग थे। रात में फिर से एक व्यक्ति को, एक युवक को जो सेना के में नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, दौड़ रहे थे, उनको आके किसी ने गोली मार दी। पटना सिटी में एक युवक की कल शाम में गोली मार दी गई है। तो हमारा सवाल किसी जात से नहीं जुड़ा हुआ, हमारा सवाल अपराध से जुड़ा हुआ है। पटना कैपिटल है आपका, आपके कैपिटल के इतने बगल में दुल्हिन बाजार बहुत दूर नहीं है पटना से। और लॉकडाउन के इस माहौल में जहां चप्पे चप्पे पुलिस है, दिन में जहां पे हत्या हो रही है, उसके बाद फिर से रात में फिर से वहीं पे गोली चल जा रही है, तो एक पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया, और सरकार और प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाता है। पटना सिटी में आपका फायरिंग हो जा रहा है। तो एक दिन के अंदर लॉकडाउन की स्थिति में जब ये स्थिति है, तब आप समझ लिए कि नॉर्मल दिनों में किस तरीके से अपराधी बेक ऑफ और घूमेंगे। क्योंकि आज तो पुलिस हर चप्पे चप्पे पे लोगों को रोकने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए मौजूद है, मगर जब लॉकडाउन खत्म होगा तब ये अपराधी और कितने धड़ल्ले से घूमेंगे। इसमें कौन सा जात है? सब अलग अलग जाति के लोगों की कल हत्या हुई है, उसमें सब अलग अलग जाति के लोगों के ऊपर, इसमें कौन सा जात का पॉलिटिक्स है? हमारा सीधा सवाल है अपराध के ऊपर। बिहार का युवा वापस वो अपराध का दौर नहीं देखना चाहता। मैं बार बार कह रहा हूं, ये दानव राज है। आप जंगल राज से संज्ञान देते थे 15 साल पहले, आपका दानव राज्य है। आज मीडिया इतना हर चीज को, सोशल मीडिया पे चीजें तुरंत आ जाती है, पुलिस की फैसिलिटीज ज्यादा हो गई है, तुरंत हर चीज हर जगह खबर पहुंच जाती है मोबाइल के युग में। फिर भी और लॉकडाउन के माहौल में ऐसी 3 बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं आपके राजधानी में, तो ये बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न उठाता है। मगर हम फिर प्रश्न करेंगे तो आप कहिएगा कि ये तो जाति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भैया, अपराध बढ़ते जा रहा है, आप इसके ऊपर कंट्रोल करें। नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो कह दीजिए,
आपको लोग विदा करने की तैयारी कर चुके हैं। दूसरा हमारा जो आज सवाल है, जो मुद्दा है, वो है बेरोजगारी का। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बाहर से लोगों को आने देना चाहिए, बाहर से लोग जो आ रहे हैं उनको हम यही नौकरी देंगे, उनको यही रोजगार देंगे, यही स्वावलंबी बनाएंगे। मगर जो बची खुची सरकारी नौकरियां हैं उसमें आप लगातार निजीकरण करते जा रहे हैं। आज लगभग बिहार में 17वां दिन है जो पंप चालक होते हैं उसमें नियमित है कुछ और कुछ डेली भत्ते पे सरकारी नौकरी ही है, मगर वो जो पानी पंप जितना भी बिहार में संचालन हो रहा है उसके जितने भी चालक है वो पूरा संघ आज 17वें दिन काला बिल्ला लगाकर हड़ताल पे है, अपना काम बिना रोके हुए, क्योंकि लोगों को पानी पीने की समस्या ना हो, पानी घरों में आपूर्ति पे समस्या ना हो, इसलिए क्योंकि सरकार इसमें इन लोगों को हटाकर निजीकरण करने जा रही है, ठेकेदारों को देने जा रही है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम यही लोगों को स्वावलंबी बनाएंगे, यही उनको रोजगार देंगे, और एक तरफ जो बचे खुचे सरकारी नौकरियां हैं आप उसको खत्म कर रहे हैं, आप उसमें निजीकरण को भर रहे हैं। एक तरफ आपने बिजली विभाग में आपने कह दिया कि हम निजीकरण को खत्म करेंगे, और एक तरफ दूसरी तरफ आप पंप चालकों को इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। आप एक तरफ लोगों को आप निजीकरण खत्म कर रहे हैं और एक तरफ आप निजीकरण कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम यहाँ रोजगार देंगे और एक तरफ आप लोगों को बेरोजगारी की तरफ ढकेल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ये सवाल है, बहुत बड़ा ये मुद्दा है। इन चीजों के ऊपर सरकार का अगर ध्यान लगता है कि लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है तो लोगों का ध्यान जा रहा है। हम इसके लिए लोगों को बताते रहेंगे कि सरकार एक तरफ कह रही है, ढोंग कर रही है कि हम यहाँ आपको नौकरी देंगे, और एक तरफ यहाँ आपको बेरोजगार बनाने की तैयारी कर रही है। अंत में आखिरी मुद्दा जो है वो है किसानों का। अभी हमें लगातार विक्रम विधानसभा क्षेत्र से कई साथियों ने फोन पे सूचित किया, अखबार में भी हमने इसको आज देखा, हमने देखा तो अखबार में भी इसके बारे में इसका जिक्र था। होली के समय से ही जितने पैक्स सेंटर्स है वहां पर धान तो ले लिया गया, मगर मोबाइल में ऐप ठप पड़ने के कारण, आप समझ लीजिए मार्च से ही मोबाइल ऐप ठप पड़ने के कारण 517 किसानों का 33,767 क्विंटल धान का अभी तक सरकार ने कोई भुगतान नहीं किया है। कई जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, माननीय केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी को भी पत्र लिखा है, मगर अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई पैसा नहीं पहुंचा है किसानों को। और ऊपर से जिस तरह से मौसम का कहर लगातार आजकल बिहार में किसानों के ऊपर है, और ऐसी स्थिति में 2 माह से आप समझ लीजिए इतने सारे किसानों को पैसा नहीं मिला है, तो कैसे आप अपने आप को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं? कैसे ये राज्य स्वावलंबी होगा? किसान आपका, एक तो आपका टूरिज्म यहां ना के बराबर हो चुका है, बचा खुचा जो आपका है यहां लोगों के पास वो है खेती में भी किसान को अगर आप इस तरीके से दबाते रहेंगे, ऐप डिलीट हो जाने के कारण या ऐप का डेटा, पता नहीं क्या आपके मोबाइल क्या तकनीकी खराबी आई है आपके ऐप में, मगर ऐसे में अगर इतने बड़ी संख्या में किसानों का इतना ज्यादा फसल बर्बाद हो जाएगा, अगर उन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो किसान क्या करेगा? किसान को कई तरह के अपने फसल उगाने के बाद कई तरह के उन्हें लोन लेना पड़ता है, सूद पे पैसा लेना पड़ता है, उसका भुगतान करना पड़ता है, तब वो अगले चक्र में एक नई फसल लगाने के बारे में सोच सकते हैं। मगर आप इस तरीके से 2 महीने तक किसानों का पैसा अगर रोक के रखेंगे तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। हम इस वीडियो के माध्यम से माननीय केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर वो सुन रहे हैं, जैसा कि वो सुनते तो नहीं है, मगर अगर सुन रहे हैं किसानों का दर्द, अगर उन्हें दिख रहा है, जो उनको दिखता तो नहीं है, अगर दिख रहा हो, सुनाई आपको पड़ रहा हो, तो कृपया करके किसानों के साथ ऐसा भेदभाव ना करें, उन्हें ये आप राशि जल्द से जल्द मुहैया कराएं। और यही कुछ मुद्दे थे आपके बीच मैंने रखने का आज प्रयास किया है। आप लोगों को लगता है ये मुद्दे सही हैं तो आप भी आवाज उठाएं, क्योंकि ये जो देखिए बेसिक चीजें हैं, आपका रोजगार, अपराध और किसान की समस्याएं, अगर इन चीजों के ऊपर सरकार ध्यान नहीं देगी तो बिहार का तरक्की जो रुका हुआ है कई सालों से वो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि कोई प्रोग्रेस नहीं होगा इस तरक्की में। हम जहां 1990 में थे, 2005 में लोगों का होप हुआ कि भाई एक नई सरकार आई है, सुशासन की सरकार आई है, मगर ये सरकार असल में दानव सरकार निकली, दैत्यों की सरकार निकली,
और हमारे बिहार को और 30 दशक पीछे ले जाकर ढकेल दिया है। तो एक नए बिहार का आप निर्माण करना अगर आप चाहते हैं, आप युवा इसमें भागीदारी लेना चाहते हैं, तो इन समस्याओं को, इन सवालों को आप उठाइए और सरकार को जागृत कीजिए, क्योंकि सरकार का जमीर सो चुका है। धन्यवाद।